स्टूडेंट्स, आज अपन उससे लेसन से आगे वाला टॉपिक है कृषि, जो मैंने आपको बताया था। अब आगे हम कृषि पढ़ेंगे। तो कृषि के बारे में बता रहे हैं कि भारत में स्वतंत्रता के समय कैसी कृषि थी, क्या था, कैसे अपने यहाँ पर भू सुधार कार्यक्रम हुए आज़ादी के बाद, क्या हुआ, कैसे जब किसानों की दुर्दशा हुई थी, जब अंग्रेज़ों ने कैसे दुर्दशा की थी, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई और ना ही समता रह पाई। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दों पर विचार करना पड़ा तथा उन्होंने भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्मों, हाई ग्रेड के बीज आते हैं ना, उनका प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में क्रांति का संचार दिया। HYV के बीज सुने होंगे आप लोगों ने, हाई ग्रेड के बीज, जो उच्च बहुत हाई ग्रेड के बीज वो होते हैं जिनको कि आपने लगाया बहुत जल्दी समय में ही वो पककर तैयार हो जाती है, फसल फल फूल आने लग जाते हैं उसके अंतर्गत। अब पढ़ेंगे अपन भू सुधार। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदार, आपको पता है, टैक्स लेते थे पहले। जमींदार, जागीरदार, राजा, महाराजा, ये सब हुआ करते थे और वो उन लोगों से खूब टैक्स लेते थे, काम करवाते थे, कुछ उनको पैसा नहीं देते थे, दासता का जीवन व्यतीत करना था। लगान का मतलब टैक्स ही होता है। तो जमींदार जागीरदारी आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। जो भी कमाते थे उसमें से सारा कुछ ले जाते थे। तो भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका USA से अनाज का आयात करना पड़ता था। मतलब भारत में इतनी ज़मीन होने के बाद, इतनी कृषि होने के बाद फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से वो नहीं था और भारत कृषि का क्या करती थी, आयात करती थी। वो तो आपको पता है, थर्ड प्रतियोगिता पंचवर्षीय योजना के बाद ही हरित क्रांति हुई थी। फिर अपने गेहूँ उत्पादन में वृद्धि हुई थी, खाद्यान्नों के उत्पादन में, लेकिन उससे पहले तो भारत क्या करता था, आयात करता था। कृषि में समानता लाने के लिए भू साधनों सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। जोत यानी कि जो कृषि होती थी ना, खेत पर काम करने वाले लोग थे, तो उनको इस तरह से बांटना था कि कईयों के पास तो बहुत सारी कृषि है और दूसरे लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन काम के बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। और दूसरा, यदि उनकी कृषि भी है तो उन्होंने क्या हुआ, अपने ऋण लेने के लिए वो ज़मीन भी दूसरों को दे दी और उनके बदले में वो लिखा पढ़ी में उनके लिए कुछ भी नहीं देते थे और बस इतना ही देते कि उनका कर्जा कभी भी चुक नहीं पाता था। सुना होगा कि किसान का बेटा ऋण में पैदा होता है, ऋण में पलता बढ़ता है, ऋण में ही मर जाता है। तो स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन, बिचौलिया यानी बीच में जो थे, कृषि जो भी फसल पक कर आती थी मार्केट में बिकने तक, उनके बीच में कितने बिचौलिया आते थे जो कृषि का उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए था, वो उनको कभी भी नहीं मिलता था। तो उन्मूलन तथा वास्तविक कुछ कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई जाए। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित भू सीमा निर्धारण कर दी गई थी। यानी सरकार ने उस समय 1973 के करीब सरकार ने करा कि एक सीमा, कई बार तो क्या होता था, कईयों के पास तो इतनी ज़मीन है और कई लोग इतने वर्षों से उस पर कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी उपज पैदा करके देते हैं, बदले में उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो सरकार ने एक भू सीमा निर्धारित कर दी, एक व्यक्ति के पास इससे ज़्यादा कृषि नहीं होनी चाहिए। यदि होगी तो वो सरकार उसको जब्त कर लेगी और उसको उन लोगों को ही बांट देगी जो कि बहुत वर्षों से उस पर क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। तो वैसे उस समय इन लोगों ने क्या किया था, अच्छी कृषि अपने पास रख ली। फिर बाद में जो कृषि कम उपज वाली थी वो सरकार ने ली, वो उन लोगों के दी। वो बेचारे पहले ही इतने कर्जों में लीन थे, तो वो अपने उस भूमि पर कुछ भी पैदावार नहीं कर पाए थे। तो इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व को अधिकतम सीमा का निर्धारण करना है। मतलब भूस्वामी का मतलब भूमि स्वामित्व का मतलब होता है कि एक सीमा निर्धारित करना कि इस पर कृषि करनी है। इस नीति का कुछ लोगों में भूस्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था और बिचौलियों के उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया। यानी बीच में से, जैसे आपने देखा होगा आजकल मोदी जी ने इनके लिए, किसानों के लिए, सबके लिए इस तरह से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया जिससे कि किसान लोग उभर पाए। तो ऐसे बीच में जो वो थे उन सबको समाप्त कर दिया गया। तो वे जमींदारी के द्वारा किए जा रहे शोषण से फिर क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे। भूस्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों के उन्मूलन पर समानता के लक्ष्य को पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई। कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों के कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों को अपना स्वामित्व बनाए रखा। मतलब क्या किया,
उन लोगों ने वो जो जो बहुत वर्षों से जिनके पास कृषि थी, दूसरों की भी हड़प ली, अपने पास ही रख ली, ऋण नहीं चुका पाए तो उनको भी अपने पास रख लिया। तो लेकिन सरकार ने क्या किया कि नहीं, इसको एक सीमा निर्धारित कर देंगे। लेकिन सीमा निर्धारित भी कर दी, लेकिन जो भू स्वामित्व वाले हैं जिनके पास भूमि थी, उन्होंने अच्छी भूमि अपने लिए, अपने परिवार के बंदों के लिए नाम कर दी, और जो ऐसी भूमि थी, बंजर भूमि थी, खराब भूमि थी, वही सरकार को दी। इसका मतलब सरकार ने काम तो किया, लेकिन जनता का इसका पूरा वो नहीं होने के कारण इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया था। तो उन्होंने कहा, फिर ये लिखा हुआ है कि कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों को अपने किसान भूस्वामी यानी वास्तविक कृषक होने का दावा दिया गया, और कृषकों को उनके स्वामित्व के मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों जैसे बटाईदार का मतलब होता है, आज भी आपने देखा होगा, जिनकी कृषि तो नहीं है लेकिन वो बहुत काम करते हैं, आधा काम करते हैं, भूमि किसी और की होती है, पैसा भी वही लगाता है जो काम कर रहा है, बदले में पैसा देता है, क्योंकि बस भूमि किसकी है, मालिक की है। तो ऐसा हुआ, तो इन श्रमिकों भूमि सुधारों से कोई लाभ नहीं हुआ। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इन कानून न्यायालय में चुनौती दी, जिसके कारण लागू करने में भी ये देर से हुई। इस अवधि में उन्हें अपने भूमि निकट संबंधियों आदि के नाम पर कानून से बच गए। मैंने भी बताया ना, उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी, अपनी बुआ, अपने रिश्तेदार, इन लोगों को ही भूमि कर दी। इससे एक व्यक्ति के पास कम भूमि हो गई, तो सरकार को इससे फ़ायदा नहीं हुआ था। तो कमियां थी, जिनके कारण बड़े जमींदारों ने पूरे अधिकार बनाए रखने के लिए लाभ उठाए। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी। इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को विशेष सफलता मिली। कहाँ पर मिली है? केरल और पश्चिम बंगाल में। दुर्भाग्य से इन प्रांतों ने सरकारों के इस प्रकार प्रतिकूल नहीं हो पाई थी। आज भी जोतों में बाहरी असमानता बनी हुई है। आया ना समझ में? आज इतना होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद, जब तक जनता का सहयोग नहीं होता है ना, तब तक चाहे सरकार कितना भी काम कर ले, कभी भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसीलिए तो कहा है ना, अन्य प्रांतों की सरकारों में इस स्तर का प्रतिबद्धता नहीं थी, अतः एवं आज तक जोतों में बाहरी असमानता बनी हुई है। अब आपको मैं पढ़ाती हूँ हरित क्रांति के बारे में। आप जानते होंगे, हरित यानी हरा और क्रांति यानी बदलाव, परिवर्तन। तो हरित क्रांति का मतलब है, इतना सब कुछ हुआ, कृषि में होने के बावजूद भी हमें बाहर से आयात करना पड़ा। तो अपने भारत में जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय समाप्ति पर, तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति होने वाली थी, 65-66 के करीब की बात है, तब हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति का मतलब है नए फसलों, हरित फसलों की उत्पादन में वृद्धि करना, और इस प्रकार से इनमें कार्य करना है कि आपको जल्दी से उपज पैदा हो सके। तो स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था। वही हाथों से कृषि करना, अब तो आपने देखा होगा, कटाई, बुवाई सब अलग अलग मशीनों से, हार्वेस्टर मशीन, ओसाई मशीन, ट्रैक्टर, इनसे अपन काम करते हैं। लेकिन पहले ये कोई चीज़ भी नहीं थी। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। ये तो आज भी है कि भारत में वैसे भी कृषि, कहीं पर तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है और कहीं बिल्कुल बारिश नहीं होती है। यदि मानसून स्तर कम होता था तो किसानों को कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध ना थी। यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति का स्थायी रूप में समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों, HY का मतलब क्या होता है? उच्च पैदावार वाली किस्में, विशेषकर गेहूँ चावल उत्पादन वृद्धि से। और आपको पता है हरित क्रांति को किसकी क्रांति बोला गया है? गेहूँ की क्रांति बोला गया है। और इस तरह से क्रांति हुई कि आज भारत आयात नहीं बल्कि निर्यात भी कर सकता है, और भारत के पास खाद्यान्नों में कैसा हो गया है? वो आत्मनिर्भर हो गया है। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक तथा निश्चित जल पूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों को अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाली सिंचाई की विश्वसनीय सुविधा और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति इसके पहले चरण में लगभग 1960 के दशक में से 1970 के दशक के मध्य में HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही क्या हो गया था? सीमित रहा था। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ
केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया था। हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक के मध्य में से 1980 के दशक के मध्य तक में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी प्रसार से भारत को खाद्यान्न उत्पादन में क्या हुई, आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब हम अपने राष्ट्र की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या अन्य किसी देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह उस उत्पाद का अधिकांश भाग स्वयं ही उपभोग करे तो अधिक उत्पादन में अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे अब आयात नहीं करना पड़ेगा तो किसी से दूसरा लेना नहीं पड़ेगा। तो दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेचे तो अधिक उत्पादन का निश्चय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। मतलब समझ में आया कि यदि वह उसका अपने लिए ही पैदा करता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर कुल प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन अर्थव्यवस्था में यही मान के चलते हैं GDP का निर्धारण तभी कर सकते हैं जबकि उसका मूल्य आंका जाए। बाजार में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है, मौद्रिक मूल्य, उसको GDP कहते हैं। यदि वो बाजार में बिकती है तो उसका अपन को पता लगता है कि बाजार की अर्थव्यवस्था कैसी है। यदि वह स्वयं के उत्पादन के लिए करता है तो क्योंकि आज अपनी GDP का कम होने का भी एक यही भी कारण है, क्योंकि कई लोग अपनी मार्केट में फसल को विक्रय करते ही नहीं हैं और फिर विक्रय नहीं करते तो वो मुद्रा में परिवर्तित नहीं होती और इससे GDP पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना बढ़ती है। तो इसलिए यदि वह बाजार में अपने उत्पाद को बाजार में बेचता है तो अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो, किसानों द्वारा उत्पाद का बाजार में जो बेचा जाता है अंश, उसको क्या कहते हैं, विपणित अधिशेष। क्योंकि कोई भी विक्रेता किसान ये नहीं करेगा पहले उसको बाजार में बेचेगा खरीदेगा नहीं। यदि वो 100 बोरी उत्पादन करता है तो 10 बोरी अपने लिए रखता है, 90 बोरी बाजार में बेचता है तो GDP में जो मूल्य आंका जाएगा वो 90 बोरी का आंका जाएगा, 10 बोरी का मूल्य नहीं आंका जाएगा। इसलिए अपनी GDP कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो किसान जो है उत्पाद को बाजार में बेचता है उसको क्या कहते हैं, विपणित अधिशेष कहते हैं। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त के उत्पाद का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की कीमत में उपभोग की अन्य फसलों की अपेक्षा कमी आई है। अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को उस कीमतों में अन्य सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ है। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न और प्राप्त पर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह से निरंतर नहीं रही, मतलब एक तरह से क्या नहीं रही थी, निरापद। ये दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको देख लेना क्या है, निरापद है। एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने लगी। यही तो है ही है, क्योंकि उनसे वो लेंगे तो दोनों में आपस में समानता बढ़ेगी। केवल यह किसान अपेक्षित लागतों को खरीदने के सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावना अधिक थी। ऐसी दशा में एक प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों को फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को क्या उपलब्ध कराए, ऋण उपलब्ध कराए, उर्वरक दिए, आर्थिक सहायता दी। आज भी सरकार देखा, अपनी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है, वो भी छोटे लोगों के लिए काफ़ी हद तक उपलब्ध कराती है सुविधाएं। तो ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों के सेवाओं जोखिम भी कम हो गए। जो कीटनाशक, क्योंकि आजकल तो इंश्योरेंस हो जाता है ना, तो जोखिम कम हो जाती है, सरकार ले लेती है सारी। तो कीटनाशकों के आक्रमण से उनकी फसलों की बर्बादी के कारण थे। यदि सरकार ने इन प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल किसको मिलता, धनिक वर्ग को ही मिलता था। अब आप ये देखो, अब इसके बाद में अब आपको सहायकी यानी कि आपको जो सरकार सहायता देती है उस पर अपन क्या पढ़ेंगे, कल बहस करेंगे। क्या है सहायता, जो आर्थिक, एक तो सब्सिडी जो नाम सुना होगा उसको हिंदी में सहायकी कहते हैं, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। ये सारी है, आपने बुक खरीद ली होगी, एक बार बुक से भी रीडिंग कर लिया करो, फिर मैं जो समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझ लिया करो, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके।